स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया वीडियो को अपलोड करूं। आज का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। ये पार्ट 3 है। प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और 2 देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। नोट्स: कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वही यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक है। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालते हैं, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि व विकास संभव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ज्ञाता भी है कि पिछले कुछ दशकों से वातावरण में CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका डायग्राम देख लीजिए। वातावरण में वर्ष 1959 से 2001 के मध्य CO2 की सांद्रता में वृद्धि, अब ग्राफ से देखिए, लगातार वृद्धि होता जा रहा है। वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन के कारण होता है। वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी, वही अब यह मात्रा 408 ppm को पार कर चुकी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार पूर्व औद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm यानी 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। वर्तमान में औसत वार्षिक CO2 सांद्रता 400 ppm यानी 0.04% से अधिक पहुंच चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 ppm हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ज्ञाता भी है कि मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु है। यह एक हरित गृह गैस है जो वायु प्रदूषक होती है। धान के खेत, कोयले की खदानें तथा घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमियों से ही उत्सर्जित होता है। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। इसकी पिघलने पर यह पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। यह आर्कटिक, उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा सहित एवं अंटार्कटिका क्षेत्र में बर्फ के नीचे, महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों तथा गहरी समुद्री तल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। इसके पिघलने से वैश्विक तापन और उसके दुष्प्रभावों में और तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय, लगभग 12 वर्ष ही विद्यमान रहती है और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। चावल की खेती से समृद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है तथा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब तथा कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है।
जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक है, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं तथा वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य के अध्ययन सौर दधक यानी सोलर फ्लेयर में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसों एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ब्लैक कार्बन BC, ऑर्गेनिक कार्बन OC, मीथेन CH4 एवं अन्य हाइड्रोकार्बन NMHC, अस्थिर कार्बनिक यौगिक VOC, ओजोन O3, निलंबित कण PM, एरोसोल्स आदि निर्मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जलवायु परिवर्तन का कारण है ए ग्रीन हाउस गैस, बी ओजोन परत का क्षरण, सी प्रदूषण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसों एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 2, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन बी ओजोन परत का अवक्षय, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।